सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 12 मई के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, फाइंडिंग फ्रीडम नाम की पुस्तक को अभी किसने लिखा है जिसे इसी साल अगस्त में रिलीज किया जाएगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डुरैंड ने। और इस बुक का पूरा नाम है फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली। ये बायोग्राफी है ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी वाइफ मेगन मार्कल की, और इसे इसी साल अगस्त में लॉन्च किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। अच्छा, दो बुक के नाम मैं आपको और बताऊंगा जो अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़े थे। एक तो है शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, और उसको लिखा था गिरीश कुबेर ने। और उससे पहले सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय, बड़ौदा के महाराजा नाम की बुक को लिखा था उमा बाला सुब्रमण्यम ने। तो वो नाम भी याद रखना, बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है 11 मई को। तो हर साल भारत में 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, इसे मनाते क्यों हैं? क्योंकि 11 मई 1998 को भारतीय सेना ने पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति 1 न्यूक्लियर मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, और इसे पोखरण परमाणु मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए 11 मई को मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अच्छा, याद रखना, हमारा जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो हुआ था मई 1974 में, और उसे नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। तो यह नाम आपसे पूछा जाता है, ये नाम याद रखना। और इस तरह से भारत परमाणु क्लब में शामिल होने वाला दुनिया का 6ठा देश बना था। अच्छा, याद रखो, ये तो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो हम 11 मई को मनाते हैं। एक नेशनल साइंस डे भी होता है, वो 28 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि उस दिन जो हमारे साइंटिस्ट थे सीवी रमन जी, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। तो दोनों को अलग अलग याद रखना। और वैसे आज तारीख है आपकी 12 मई, और 12 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो मई में जितने भी इंपॉर्टेंट डे हमने मनाए हैं एक बार मैं सारे आपको रिवाइज कराऊंगा, मेरे साथ साथ बोलना। और अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपकी मदद के लिए स्क्रीन पे मैं सारे डेज लिख दूंगा, तो उन्हें देख देख करके आप बोलना, क्योंकि बोलने से चीजें याद होती हैं। तो 1 मई को हमने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे, और 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया, ट्यूना एक मछली होती है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया, जिसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। फिर 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया, ये मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, इसकी थीम रही थी इनफ अस्थमा डेथ। और 5 मई को ही इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे भी मनाया। फिर 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया, और 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया, और 8 मई को ही वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस भी मनाया था। फिर 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया, यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। और याद रखना, ये साल में 2 बार मनाया जाता है, मैंने आपको बताया था, एक तो मई में और अक्टूबर में, और मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाते हैं इसको। तो इस साल का याद रख लो आप, एक तो 9 मई को और 10 अक्टूबर को हम मनाते हैं। और इसकी थीम भी याद रखो, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। और 11 मई को हम मना रहे हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखने हैं, बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसने DHRUVS ध्रुव्स नाम से अल्ट्रावायलेट आधारित सैनिटाइजर विकसित किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, DRDO ने। तो अभी DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने मोबाइल फोन, लैपटॉप, करेंसी नोट, आईपॉड, पासबुक, चालान या जो भी कागज है उसको सैनिटाइज करने के लिए एक अल्ट्रा वायलेट कैबिनेट तैयार किया है। अच्छा, यहाँ ध्रुव्स का मतलब क्या हो गया? डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर। DRDO की बात है, तो अभी DRDO काफी न्यूज में रहा था, इसके बारे में आप याद रखो। फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी कब हुई थी? जब नासा की स्थापना हुई थी, और नासा की कब हुई थी? 1958 में हुई थी। तो मैं आपको दोनों हमेशा याद करवाता हूं, ताकि एक याद रखोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसके हेड हैं जी सतीश रेड्डी, जिनको पिछले साल मिसाइल सिस्टम अवार्ड मिला था। DRDO का मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और 1 जनवरी को हम DRDO दिवस मनाते हैं, क्योंकि 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। और अभी आपको याद होगा, अल्ट्रावायलेट से कुछ याद आ गया होगा वैसे आपको, अभी केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन के लिए अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर भी बनाया था DRDO ने। तो वो भी याद रखना, बढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब
जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते आगे। फिर है, अभी किस देश ने सैन्य अभ्यास के दौरान अपने ही जहाज को उड़ा दिया यानी कि निशाना बनाया? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, ईरान। तो अभी ईरान का ओमान की खाड़ी में एक अभ्यास चल रहा है, एक सैन्य एक्सरसाइज चल रही है और उसी दौरान उसने एक बड़ी गलती कर दी। उसने अपने ही जहाज पर मिसाइल चला दी और उसके 19 जवान मारे गए। एक्चुअली इस अभ्यास में उसके 2 जहाज यूज किए जा रहे थे, एक का नाम था जामरान और एक का नाम था कोणार्क। तो ये जो कोणार्क नाम का शिप है, जहाज है, इसी से मिसाइल टकराई और ये हादसा हो गया। अच्छा, वैसे इस बात से आपको कुछ याद आया होगा, ये ईरान की पहली गलती नहीं है। अभी इससे कुछ समय पहले ही ईरान ने यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक विमान पर भी मिसाइल दाग दी थी, जिसमें काफी लोग मारे गए थे और सबसे ज्यादा लोग तो ईरान के ही थे। अब बात ईरान की है तो ईरान ये रहा मैप में ईरान, कैपिटल इसकी तेहरान है। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, अभी तक जो ईरान की करेंसी थी वो थी ईरानी रियाल, लेकिन अब इसकी जो नई करेंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? तोमान। और मैंने आपको बताया भी था 10,000 रियाल बराबर होगा 1 तोमान। प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी। अच्छा, अभी 21 देश के प्रधानमंत्री बने थे जिनका नाम था हसन दियाब, लेबनान के। अभी ईरान ने अपने सैन्य सैटेलाइट नूर को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया था। ईरान के अभी नए कमांडर भी बन गए, कौन? इस्माइल कानी, क्योंकि पहले जो कमांडर थे कासिम सुलेमानी, अमेरिका ने हमला किया था उसमें उनको मार गिराया था। ईरान से एक चेस प्लेयर का नाम भी याद रखना, एलिरजा फिरोजा। अभी इन्होंने नॉर्वे के जो वर्ल्ड चैंपियन है मैग्नस कार्लसन, उनको हरा करके बंटर ब्लिट्ज कप जीत लिया था। ये ऑनलाइन खेला जाता है। तो ये सारी चीजें याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में जारी डेटा के अनुसार किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में सबसे कम शिशु मृत्यु दर रही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। तो अभी भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु दर पर एक डेटा जारी किया है। और आपको बता दूं, इन डेटा को नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी कहा जाता है। तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय जन्म दर 20 है, मृत्यु दर 6.2 है और शिशु मृत्यु दर 32 है। ये पर 1000 पे कैलकुलेट किया जाता है। अगर स्टेट वाइज बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में देश की सबसे कम शिशु मृत्यु दर थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जन्म दर सबसे कम थी, जबकि बिहार में सबसे ज्यादा थी और दिल्ली में मृत्यु दर सबसे कम थी और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा थी। तो ये डेटा आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट शफीकुल्लाह पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो उनके क्रिकेट खिलाड़ी हैं शफीकुल्लाह शफीक, उनके भ्रष्टाचार में शामिल होने का दोषी पाए जाने पर क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से 6 साल के लिए उनपे बैन लगा दिया गया। अच्छा, अभी इसी तरह से आपको याद होगा पाकिस्तान के जो उमर अकमल हैं उनपे भी 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया। और जबकि मिस्र के जो टेनिस प्लेयर हैं यूसुफ होमस, उनपे आजीवन बैन लगा दिया गया था। और अभी वाडा ने, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने, डिस्कस थ्रोवर हैं संदीप कुमारी, उनपे 4 साल का बैन लगा दिया गया था। अब प्रश्न में बात हुई है अफगानिस्तान की, तो ये रहा मैप में अफगानिस्तान। कैपिटल इसकी काबुल है, करेंसी है अफगान अफगानी और प्रेसिडेंट है अशरफ गनी। अच्छा, अफगानिस्तान से एक और पॉइंट बता दूं मैं आपको, अभी अफगानिस्तान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो खुद ही कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनका नाम है फिरोजुद्दीन फिरोज। बढ़ते हैं आगे। फिर है, कॉयर बोर्ड ने कॉयर अनुप्रयोगों मतलब मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन, तो इसके लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास के साथ। कॉयर मतलब क्या होता है? नारियल आपने देखा है जो भगवान को चढ़ाते हैं नारियल, उसके बाहर का जो रेशेदार छिलका होता है उसे कहते हैं कॉयर। और इसी के लिए एक बोर्ड भी बना रखा है सरकार ने जिसे कहते हैं कॉयर बोर्ड। तो अभी इसी कॉयर बोर्ड ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस यानी कि उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है, जहां पे जो रिसर्चर्स होंगे, जो शोधकर्ता होंगे, वो इस पर रिसर्चेस करेंगे, शोध करेंगे कि इस नारियल के छिलके को जिस तरह से हम रस्सी बनाने में, चटाई बनाने में, गद्दे बनाने में इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से दूसरे जो प्राकृतिक फाइबर्स हैं उनके साथ कहां पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस बनाई जा सकती है। और इसी के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है इसने। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? इसके साथ मैं आपको बता दूं, ये जो कोयर बोर्ड है ये एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये भी आप ध्यान रख लो, ये जो कोयर है यानी कि या कोयर से बने हुए जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, चटाई मैंने आपको बताया, रस्सी मैंने आपको बताया, उनमें सबसे ज्यादा योगदान होता है केरल का। या इसको मैं यूं भी बोल सकता हूँ, सबसे ज्यादा ये कोयर कहाँ पे होता है? केरल में होता है। वहां पे नारियल के पेड़ बहुत ज्यादा है इसलिए।
अच्छा, अभी काफी सारे आईआईटीज भी न्यूज में रहे थे, जैसे कि ट्रिपल आईआईटी दिल्ली की बात करेंगे तो अभी इसने वॉश करो नाम से मोबाइल एप्लीकेशन बनाया, और आईआईटी बॉम्बे की बात करेंगे क्वारंटाइन एप्लीकेशन बनाया था, एक डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुष सिंक बनाया था। आईआईटी दिल्ली की बात करेंगे तो कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक प्रकृति नाम से डैशबोर्ड बनाया था। खुद आईआईटी अगर मद्रास की बात कर लेते हैं तो भारत की पहली हाइपर लूप पोड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा आईआईटी मद्रास में। और भी आईआईटीज जैसे कि हम लें आईआईटी रोपड़ की बात कर लेते हैं तो कोविड-19 के मरीजों के लिए वार्ड बोट नाम से एक रोबोट इन्होंने तैयार किया था। उसके अलावा आईआईटी रोपड़ के जो लेक्चरर्स हैं उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो एक्सरे के माध्यम से 5 सेकंड में कोविड-19 का पता लगा सकता है। वहीं आईआईटी गांधीनगर ने प्रोजेक्ट आइजैक लॉन्च किया था। आईआईटी रुड़की ने प्राण वायु नाम से पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया। और हिमाचल प्रदेश का आईआईटी मंडी भी न्यूज में था क्योंकि अभी उसने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम्प डेवलप किया था, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में सुरक्षा अनुप्रयोगों यानी कि सिक्योरिटी एप्लीकेशन के लिए किसने एक किफायती और ऊर्जा कुशल वेफर स्केल फोटो डिटेक्टर बनाया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, JNCASR मतलब जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जो आपका बेंगलुरु में है। और अभी इसी के वैज्ञानिकों ने एक फोटो डिटेक्टर तैयार किया है। अब इससे क्या होगा, तो देखो जैसे कि कोई ऑफिस हो गया, उसमें अगर कोई अनवांटेड एक्टिविटी होती है, जैसे उदाहरण से समझ लो आप, जैसे कि किसी ऑफिस में रात में चोर आ गया, तो चोर आएगा तो या तो वो टॉर्च वगैरह जलाएगा या फिर वहां पे जो पहले से लाइट अवेलेबल होगी तो उस चोर के कारण उस लाइट में डिस्टरबेंस होगा, और इसी डिस्टरबेंस ऑफ लाइट को ये डिटेक्ट कर लेगा फोटो डिटेक्टर। और जो भी उसको सायरन वगैरह बजाना है या किसी को इन्फॉर्मेशन देना है कि भैया यहाँ पे कोई चोर आ गया, कोई अनवांटेड एक्टिविटी हो रही है, वो इन्फॉर्मेशन दे देगा, अपना काम कर देगा। तो ये बनाया है इसने, जिसे सिक्योरिटी पर्पज से यूज किया जाएगा। अच्छा, अभी इरेडा भी न्यूज में था। इरेडा मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। क्यों न्यूज में था, क्योंकि अभी इसके सीएमडी बने थे कौन, पीके दास। ये भी नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट तैयार की है। सही उत्तर होगा ऑप्शन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। तो अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी जांच किट तैयार की है और इसको नाम दिया है कोविड कवच। इसी तरह से आपको याद होगा एक कोरोना वॉच भी न्यूज में था। कर्नाटक ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी कोरोना वॉच, और इसका नाम है कोविड कवच, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो इस किट की मदद से आप ज्यादा से ज्यादा जांच कर पाओगे कम से कम समय में। उससे क्या होगा भाई, ज्यादा से ज्यादा जांच हो पाएगी तो ज्यादा से ज्यादा आपको पता लग पाएंगे कि कौन कौन लोग कोरोना पॉजिटिव है, तो आप उनको अलग रख पाओगे और उनको क्वारंटीन वगैरह में जो भी प्रोसेस है वो हो पाएगा। बाकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे की बात करेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। अच्छा, पुणे से मैं आपको बताऊं, अभी याद रखना पुणे नगर निगम ने संयम मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था होम क्वारंटाइन लोगों की निगरानी करने के लिए। और आपको याद होगा पुणे में ही स्थित है माई लैब डिस्कवरी, और उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने कोविड-19 के लिए पहली बार भारत में बनी टेस्ट किट तैयार की थी जिसका नाम रखा था पैथो डिटेक्ट। बढ़ते आगे। फिर है अभी हाल ही में इजराइल ने किसके नाम पे एक सड़क का नाम रखा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो अभी इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर उन्हें सम्मानित करते हुए एक मार्ग, एक रास्ते का नाम रखा है उनके नाम पे। अभी आपको याद होगा 7 मई को हमने रविंद्रनाथ टैगोर जी की 159वीं जयंती मनाई थी, और इसी मौके पर इजराइल ने अपनी तेल अवीव सड़क का नाम उनके नाम पे रखा है। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर जी की अगर बात कर लें तो आपको याद होगा इनकी जो रचना थी गीतांजलि, उसके लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको, और ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे। और आपको याद होगा इन्होंने हमारा नेशनल एंथम और बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है अमार सोनार बांग्ला, उसको भी लिखा था। अब यहाँ पे बात इजराइल की है तो ये रहा मैप में इजराइल, कैपिटल इसकी जेरूसलम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और आपको याद होगा भारत की जो आईटी कंपनी है TCS, वो इजराइल के पहले डिजिटल बैंक को भी लॉन्च करेगी। और अभी कुछ दिन पहले पढ़ा भी था हमने कि इजराइल ने कोविड-19 के टीके बना लेने की घोषणा की थी जब इसने मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बनाया था। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में आई CMIE की रिपोर्ट के अनुसार 3 मई तक भारत में बेरोजगारी दर कितनी बताई गई। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 27.11%। CMIE मतलब क्या होता है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, और इसने देश में बेरोजगारी पर सर्वे रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में बताया है कि 3 मई तक देश में जो बेरोजगारी है वो 27.11% तक पहुंच गई है।
और बात करेंगे शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में, तो बेरोजगारी दर शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बताई गई है 29.22%, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 26.69% है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र से आपको कुछ याद आया होगा। परसों हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, एक रिपोर्ट आई थी और उसमें बताया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो इंटरनेट यूजर है वो ज्यादा है शहरी क्षेत्रों के मुकाबले। बढ़ते हैं आगे। फिर है अभी जो हमारे सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने अगले 2 वर्षों के लिए भारत के सड़क निर्माण का क्या लक्ष्य रखा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 15 लाख करोड़। तो अभी जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने बताया है कि अगले 2 सालों में 15 लाख करोड़ रुपए के राजमार्गों का निर्माण करने की योजना है। अच्छा, नितिन गडकरी जी के पास एक और मंत्रालय है, कौन सा? एमएसएमई मंत्रालय, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, एमएसएमई अभी सचिव बने थे, एमएसएमई सेक्रेटरी कौन बने थे? चलो इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ, अरविंद कुमार शर्मा बने थे। आपके लिए दूसरा और सिंपल सा प्रश्न है, एमएसएमई डे हम कब मनाते हैं? और अगर डेली करंट अफेयर्स का जो रिवीजन वाला वीडियो आप हमारा देखते होंगे, जहां पे डेली में आपको 10 इंपॉर्टेंट डेज का भी रिवीजन करवाता हूं, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, तो चलो बताओ एमएसएमई डे कब बनाते हैं? तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाते हैं? तो ये आज भी मैंने आपको रिवाइज कराया था, साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर में। और इस साल हम कब मना रहे हैं इसको? 9 मई को और 10 अक्टूबर को। तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गाइज, अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे याद से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कोशिश कीजिए मुझे आपको बार बार बताने की जरूरत ना पड़े, इसे आप अपना खुद का काम समझ करके लाइक और शेयर जरूर कर दिया कर। जिस तरह से मैं अपना खुद का काम समझ करके आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, तो आप इसे भी अपना खुद का काम ही समझें। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई शॉर्टकट तरीका आपको अपनाना है। यहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिल्कुल ईमानदारी रखना, क्वेश्चन को पूरा रीड करना और ध्यान से आंसर लगाना। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।